देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच करेगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा, जिसमें कहा था यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं। 370 बहाली प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। विधायक ने पोस्टर लहराने की कोशिश की। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र के धुले से पीएम मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा, एक रहेंगे तो शेफ रहेंगे। सीएम योगी की मुजफ्फरनगर में चुनावी जनसभा। सीएम योगी ने कहा, सपा कांग्रेस में खटपट, अब सपा चट करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की झारखंड में चुनावी सभा। सिमडेगा में पहले चरण की 43 सीटों के लिए की जनसभा। और यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाए। यूपी में पुरुष ट्रेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का आदेश, जिम में महिला ट्रेनर जरूरी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ समय ही शेष बचा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब जनता के बीच जमीन पर उतर गए हैं। आज कांग्रेस जहां अपनी दिल्ली से न्याय यात्रा की शुरुआत से पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ आईटीओ स्थित छठ घाट पर पहुंचकर झाड़ू लगाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को जो भी समस्या होगी, हम उन समस्याओं को दूर करेंगे और यमुना की सफाई के लिए भी हमारे लोग सफाई करेंगे। कांग्रेस कमेटी की शुरू हो रही है और राजघाट से शुरू हमने उसको करने का फैसला लिया है। और कल क्योंकि छठ का महापर्व था और हमें सबको मालूम है कि थोड़ी जो पीछे से गंदगी छूट जाती है, हमने तय किया कि जब हम एक ऐसे न्याय यात्रा पर निकले हैं जहां दिल्ली के हकों की लड़ाई लड़ने की हमने तैयारी की है, जहां दिल्ली के जो ज़रूरतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसमें जूझते हुए हमारे लोगों की मदद करनी है, तो गांधी जी का वही जो सबसे पहले एक नारा था कि स्वच्छता अभियान के तहत आज हम यहाँ पर आईटीओ के इस घाट पर आए हैं और आज हमने टोकन स्वरूप जरूर यहाँ पर ये सफाई का कार्य किया है। इसके पश्चात हमारी जो पूरी टीम है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पूरे छठ घाट की सफाई करने का काम करेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित कर चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने सभा में आई जनता का आभार जताया और इसके बाद महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिल खोलकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। 2014 के विधानसभा चुनाव में मैं आपके बीच यहाँ धुले आया था। मैंने आपसे महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने महाराष्ट्र में 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर भाजपा को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। आज मैं एक बार फिर यहाँ धुले की धरती पर आया हूँ। धुले से ही मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट्स महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों,
राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मेवात में ट्रंप सुलभ गांव के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर जश्न मनाया है और दौरे का न्योता भी दिया है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से हजारों मील दूर हरियाणा के नूह में मरोरा गांव के लोग डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर जीत का जश्न मना रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से हजारों मील दूर हरियाणा के नूह में मरोरा गांव के लोग डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर जीत का जश्न मना रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक भारत में स्वच्छता और खुले में शौच को खत्म करने को लेकर काम करने वाले एनजीओ सुलभ इंटरनेशनल ने जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले उनके गांव को गोद लिया और इसका नाम ट्रंप सुलभ गांव रखा। लोग बताते हैं कि तब से गांव में कई स्वच्छता परियोजनाएं शुरू की गईं, जिससे गांव ज्यादा साफ और सुरक्षित हो गया है। ट्रंप का मरोड़ा गांव से, मरोड़ा पंचायत से, मरोड़ा, निजामपुर, छावा, तीनों गांवों से बहुत गहरा नाता है और हमारे गांव ये बहुत ही बदहाली पे थे। उस टाइम घर में एक भी घर में शौचालय नहीं था। उस टाइम पाठक साहब बहुत बढ़िया इंसान थे, वो यहाँ पे आए थे, 2-3 बार आए थे यहाँ पे। उन्होंने हमारे घर घर में शौचालय बनवाए। लगभग 97 शौचालय इस मरोड़ा गांव में बनवाए, 48 निजामपुर गांव में बनवाए। और ट्रंप का भी यहाँ दौरा था 18 फरवरी 2018 में था शायद, फरवरी में। वो किसी कारण वो रद्द हो गया, वो आ नहीं पाए। बात 2017 की है, जब सुलभ इंटरनेशनल एक एनजीओ थी। उनके जो संस्थापक थे पाठक साहब, वो ये गांव में आए थे। गांव की बदहाली बहुत थी, विकास कार्य नहीं हुए थे, तो उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ हर घर में शौचालय बनवाया और इस गांव का नाम ट्रंप विलेज उन्होंने रखा। और उनकी उसी साल 2017 में वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग भी हुई थी उनके जो एम्बेसडर थे ट्रंप साहब के, उनके साथ। और उसमें यही तय हुआ था कि भाई ट्रंप साहब जब भी भारत आएंगे तो इस विलेज में वो जरूर जाएंगे। लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सुलभ इंटरनेशनल ने उनके गांव को गोद लिया। उन्हें उम्मीद है कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप मरोरा गांव का दौरा करेंगे और इलाके में और ज्यादा विकास लाने में मदद करेंगे। बहुत खुशी है जी उससे। और हमारा उन्होंने पहले भी गांव गोद ले रखा था, उसमें बहुत काम करवाया है लैट्रिन बाथरूमों का। और अब भी हमें उम्मीद है कि वो आगे भी अब हमारा और काम करें। और उसके बाद में कोई काम ना हुआ और अब हमें खुशी है कि वो दोबारा आए। एक बार वो आप भी यहाँ आए। हमें सरकार से ये उम्मीद है कि हमारे एक पानी की समस्या ज़्यादा है और इसी वजह से हमें वो आवें और हमारी पानी की समस्या भी दूर करें और थोड़ा विकास ज़्यादा करें अब की बार। देखो जी, बहुत बढ़िया खुशी है हमें ट्रंप जीत का। और यहाँ आने की भी जो है मतलब हम कहेंगे भाई यहाँ मरोड़ा गांव में आवे। उसने बहुत बढ़िया काम करा, लैट्रिन बाथरूम अच्छी बनाई दी है और थोड़ी सी हमारा पानी की सुविधा बहुत कम है, ज़्यादा है ही ना पानी तो बिल्कुल भी। हाँ, बाकी समाधान करो और जो है मतलब थोड़ा बिजली की भी शॉर्ट है थोड़ी सी। और यही बात की हमें खुशी है, बहुत बढ़िया काम हो जाता। गांव वाले अब एक प्रस्ताव पारित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें सरकार से उनके गांव का आधिकारिक नाम बदलकर ट्रंप विलेज रखने की गुजारिश की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वो हमारी पंचायत में दोबारा आएंगे और हम भी इससे केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार से एक प्रस्ताव पारित करेंगे ताकि हमारा मरोड़ा पंचायत को ट्रंप विलेज के नाम से घोषित करें
अगर हमारे ट्रिम विलेज नाम दे देते तो हमारी सरकार, तो अब थोड़ी हमारे यहाँ पर बेरोजगारी ना रहती, बहुत विकास हो जाता। तो हमारी ग्राम पंचायत यहाँ से एक प्रस्ताव देगी जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेंगे और भारत सरकार को भेजेंगे, और हम अनुरोध करेंगे, हम भी मेल ईमेल के माध्यम से और वाशिंगटन डीसी तक और जो उनका कैबिनेट है उससे संपर्क करेंगे ताकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे गांव में आए और यहाँ का जो विकास से अब अछूता है मरोड़ा गांव, ये पूरी तरह विकास से फलीभूत हो जाए। मरोरा के लोगों को उम्मीद है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद वे उनके गांव का दौरा करने के लिए वक्त निकालेंगे। उन्हें भरोसा है कि इससे उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम के जावरा से है, जहां के पिपलोदा में चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दिनांक 3 नवंबर की रात को कोई अज्ञात चोर एक सुनसान मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें वीडियो कैमरे, फोटो कैमरे सहित ड्रोन कैमरे के साथ लैपटॉप अन्य कीमती सामान के साथ 15,000 नकद लेकर चोर फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल पिपलोदा थाना प्रभारी प्रकाश गड़रिया के द्वारा एक टीम गठित कर मुखबिर और सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल की गई, जिसमें यह पाया गया कि चोर परिवार के ही मौसी का लड़का व अन्य 2 साथी निकले। वहीं अलग अलग दबिश देकर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में चोरी करना उन्होंने कबूल किया, जिसमें आज जावरा एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी। 3 नवंबर 2024 को फरियादी रशीद पिता याशीन शाह निवासी पिपलोदा ने थाना पिपलोदा पर आकर जो है एक रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरे घर में जो है मैं जो है शादी में गया हुआ था और मेरे घर पे सुने मकान में जो है ताला तोड़कर चोरी की गई। उसमें जो है ज्यादातर उसका सामान जो है, उसके बेटे वीडियोग्राफी का काम करते थे, तो एक वीडियो कैमरा, 3 निकॉन कंपनी के कैमरे, 4 लेंस और एक ड्रोन और एक लैपटॉप और 15,000 रुपए लगभग चोरी गए थे। लगभग 8 लाख का मुश्किल चोरी गया। सर, चोरों का क्या आपस में रिश्ता था? इनका परिवार? हाँ, इसमें जो है चोर जो है एक मुख्य जो चोर है छोटू उर्फ छोटू पिता अब्दुल जो है वो उसके फरियादी के ही साड़ू का लड़का है और उसको ज्ञात था कि अभी सुने मकान में कोई नहीं है, मेरे जो है साड़ू का जो मौसी का लड़का है वो अभी कहीं शादी में गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर की मल्हारगंज थाना पुलिस ने एक पीड़िता की शिकायत पर इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर रेप की वारदात को अंजाम देने वाले एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस अब पकड़े हुए आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पूरा मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की दोस्ती 2019 में इंस्टाग्राम के माध्यम से दीपक पटेल नामक व्यक्ति से हुई थी। इसी दौरान दीपक पटेल ने पीड़िता को इस बात की जानकारी दी कि वह पुलिस में है और वर्दी पहनकर फोटो भी उसने पीड़िता को भेजा था। इसके बाद दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होने लगी और इसी दौरान युवक दीपक पटेल ने युवती को एक आश्वासन दिया कि वह उससे जल्द ही शादी कर लेगा। इसके बाद वह उसे थाना क्षेत्र में ही मौजूद एक होटल में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब पीड़िता ने उससे शादी की बात की तो वह शादी करने की बात से मुकर गया। उसने बात करना भी बंद कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले में मल्हारगंज पुलिस से शिकायत की और मल्हारगंज पुलिस ने पूरे मामले में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी दीपक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। वह बताया जा रहा है कि दीपक पटेल के परिजन पुलिस में है और उनकी वर्दी पहनकर उसने पीड़िता को इस बात की जानकारी देकर पीड़िता के साथ घटनाक्रम को अंजाम दिया। एक 30 वर्षीय महिला ने थाना मल्हारगंज पर शिकायत की कि 2019 में उन्हें इंस्टाग्राम के माध्यम से एक उनका मित्र बना था दीपक पटेल, जो ग्रामीण इंदौर क्षेत्र का निवासी है। इंस्टाग्राम के माध्यम से इन दोनों की पहचान हुई, वो पहचान दोस्ती में बढ़ी और आगे उनका प्रेम प्रसंग हुआ। आरोपी के द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात पीड़िता द्वारा बताई गई है, जिस पर थाना मल्हारगंज पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां एक्शन में दिखे हैं डिप्टी सीएम। सीएससी कर्मियों पर गिराई गाज। डिप्टी सीएम ने हरगांव सीएससी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सीतापुर के हरगांव सीएससी के वायरल वीडियो का डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है। सीएससी कर्मियों का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक महिला का नसबंदी से संबंधित वीडियो सामने आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका संज्ञान लिया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ। बीच सड़क शराब के नशे में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल सरोज महानगर थाना क्षेत्र के निषादगंज का बताया जा रहा है वीडियो। वायरल वीडियो में पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल पाया गया। महानगर थाना क्षेत्र के निषादगंज का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। तो नशे में धुत ये हेड कांस्टेबल आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच सड़क में नशे की हालत में है, सही से चल भी नहीं पा रहा ये पुलिसकर्मी। बीच सड़क पर चलती बाइक से पलट गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर पोस्टर की घटना सामने आई। कांग्रेस के नेता आर्यन मिश्रा ने लगाया पोस्टर में लिखा गया है, बटोगे तो कटोगे का नारा, देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे हम, इंडिया गठबंधन के सिपाही। तो यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर स्लोगन लगाया गया है। तो बटोगे तो कटोगे के नारा देने वालों के मंसूबों को हम तोड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन वाले ये मंसूबे तोड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो बटोगे तो कटोगे के नारे के जवाब में ये पोस्टर लिखा गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्यांचल में तैनात जेई दिनेश कुमार नहीं मानते विभाग की पॉलिसी। ट्रांसफर होने के बाद भी सोहरामऊ केंद्र पर जमे हुए हैं। 6 जून को हुआ था स्थानांतरण, अभी तक नहीं लिया है चार्ज। दिनेश पर मीटर लगाने के नाम पर लाखों रुपए वसूली का आरोप है। राज्य मंत्री सुरेश राही के पत्र लिखने के बाद कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, राज्य मंत्री सुरेश राही के पत्र लिखने के बाद भी कार्रवाई शून्य नजर आई है। राज्य मंत्री के पत्राचार से बड़ा है विभाग में जेई का रसूख। आपको बता दें, आखिर भ्रष्टाचार के आरोपी जेई को किसका संरक्षण मिल रहा है? जेई क्यों नहीं छोड़ रहे हैं मलाईदार कुर्सी? क्यों स्थानांतरण के 5 माह बाद भी नहीं किया है ज्वाइन? क्या जेई प्रदेश के डिप्टी सीएम राज्य मंत्री से ज्यादा ताकतवर हैं? तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, जहां चिन्हट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ताला तोड़कर चोरी करने वाले 3 सातिर चोर गिरफ्तार किए गए। क्राइम टीम के संयुक्त ऑपरेशन में ये सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रहमान, अल्ताफ सहित 9 को गिरफ्तार किया। अल्ताफ, रहमान दोनों सगे भाई दोस्त के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। रहमान के ऊपर 18, अल्ताफ के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं। नौशाद के ऊपर पहले से एक मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने चोरों के पास 4 अंगूठी, 4 गले के हार, 2 चैन, कान के टॉप्स सहित कई अन्य ज्वेलरी बरामद किए। घर से चोरी हुए 1.5 लाख रुपए पुलिस नहीं बरामद कर पाई है। जुआ खेलकर 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके थे ये सातिर चोर। डीसीपी पूर्वी ने चिन्हट में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है, जहां ग्रेटर नोएडा में दबंग की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें, कुछ दबंग युवकों द्वारा टोल कर्मियों पर किया गया हमला। कुछ दबंग युवकों द्वारा टोल कर्मियों पर हमले की घटना सामने आई। थार में सवार दबंग युवकों से टोल मांगने पर हुआ बवाल। टोल देने की बजाय दबंग युवकों ने टोल कर्मियों से मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं घटना के।
मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों ने इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट का 1/4 भी पैसा खर्च नहीं किया है। खासकर सड़क, शहर, स्वास्थ्य और विभागों ने स्वास्थ्य विभाग ने बजट खर्च करने में खासा निराश किया है, खासा पीछे रह गए हैं। इस स्थिति में प्रदेश सरकार को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगामी 5 महीनों में 60% बजट खर्च करना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर बजट खर्च करने में सरकारी विभाग पीछे क्यों हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों ने इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट का 1/4 भी खर्च नहीं किया है। खासकर सड़क, शहर और स्वास्थ्य विभागों ने बजट खर्च करने में खासा पीछे रहे हैं। इस हालात में प्रदेश सरकार को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगामी 5 महीनों में 60% बजट खर्च करना होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने आम जनता के कल्याण के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किया था। हालांकि इन विभागों का प्रदर्शन बजट खर्च के मामले में बेहद कमजोर रहा है। प्रदेश में अब तक इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने पूरे हो चुके हैं और कुछ विभागों ने अपने कोटे का महज 20% बजट ही खर्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए संबंधित विभागीय मंत्रियों को इस मुद्दे की समीक्षा करने और जल्द ही बजट खर्च को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वह है कि इस वित्तीय वर्ष का कुल बजट 7.82 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए आवंटित किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना संभव होगा, खासकर जब कुछ महत्वपूर्ण विभाग अपनी योजनाओं को समय पर लागू करने में विफल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में 7 महीने बीत जाने के बाद भी बजट जो है मात्र 35% रिलीज किया गया है। ऐसे में विभागों की जो परियोजनाएं थी वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, क्योंकि जहां पर सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण होना था 35% के बजट पे ही वो काम आवंटन किए जाने थे, लेकिन अब वो काम नहीं हो सके। ऐसे में भारी भरकम बजट होने के बावजूद भी उन विभागों को अभी तक काम नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे में चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, नगर विकास हो या ऊर्जा विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, इन विभागों की अगर बात करते हैं तो शासन स्तर पर जो मोटा भरकम बजट जो है आवंटन किया जाता है उसका मात्र अब तक जो है सिर्फ 35% ही जारी किया गया है। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि बचा हुआ 65% अब जो है मात्र 5 महीने में उन्हें बजट को खपत में करना होगा। सरकारी सूत्रों की माने तो विभागों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने और बजट का सही तरीके से उपयोग करने के लिए जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। यूपीए के महासचिव आशीष यादव का कहना है कि अगर शासन स्तर पर समय से बजट आवंटन होता रहे तो जनता के मुद्दों को लेकर जो कार्य होने हैं उनमें तेजी लाई जाए और गुणवत्ता के साथ में काम हो। ऐसे में शासन को चाहिए कि समय निर्धारित करें और उसी समय के अंतर्गत बजट आवंटन किया जाए। देखिए, विकास कार्यों की जो प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी कार्य योजना को सफलता तभी होती है जब वो समय इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। 90% हमारी इम्प्लीमेंटेशन, 10% प्लानिंग होती है। अब प्लानिंग में क्या हो रहा है कि पैसा बहुत देर से अगर मिलता है हमें, अभी बजट देर से आवंटित किया जा रहा है। अभी पूर्व में वर्षा काल का समय था, अभी देखा जाए अगर बजट आवंटन हो रहा है और तापमान भी गिरता जा रहा है, अब समस्या हमें काम करने की दिक्कतें आएंगी। खासकर पीडब्ल्यूडी में अब स्थिति यह होगी कि रोड लेइंग जो होगी वो नहीं हो सकेगी क्योंकि तापमान बहुत कम होगा, ठंड का मौसम आ जाएगा। ठंड जब खत्म होगी तुरंत फिर फरवरी, मिड और मार्च, तो मार्च रश जो कहा जाता है वो समय आ जाएगा कि हो सकता है कि 1 महीने में इतना पैसा हमें खर्च करना पड़े जो विगत 5-6 महीने में नहीं कर पाए। सरकार की प्राथमिकता है कि हम विकास कार्य को आगे बढ़ाएं, लेकिन सचिवालय स्तर पे इस पे शिथिलता बरती जाती है। और अन्यथा पिछले वर्ष हमने देखा कि अभियंताओं ने मैं समझता हूँ कि काफी धनराशि हमें सरेंडर करनी पड़ी थी, तो इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। और साथ ही साथ जब कार्य में तेजी आएगी तो हो सकता है कि गुणवत्ता पे भी असर पड़े।
तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है, मैंने पहले भी कहा, इम्प्लीमेंटेशन पे समस्या आएगी और हो सकता है कि हमारे विकास कार्य प्रभावित होंगे इससे। तो बेहतर यही है कि इसकी प्लानिंग करें और अब आने वाले समय में ये प्लानिंग की जाए कि कब बजट आवंटन किया जाएगा और समय सीमा निर्धारण कर दिया जाए। विभाग से कार्य योजना बन के शासन चली जाती है और शासन में अनेक महीनों से लंबित रहती है, जिससे विकास का प्रभावित होता है और अन्यथा फिर अभियंताओं पे ही नियम 7 और नियम 10(2) की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, जो कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। हाँ, विगत वर्ष में जब ये PWD में ऐसी बात आई थी कि धनराशि सरेंडर, बजट सरेंडर किया गया था, तो उस पर हमने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था और अनुरोध किया था कि बजट आवंटन जो है उसको एक समय अंतर्गत प्लानिंग करें और इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। आपको बता दें कि बड़ी योजनाओं के तहत युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण किए जाने की गति धीमी पड़ी है। PWD यदि तेजी से इन योजनाओं की बजट स्वीकृति करे तो टेंडर प्रक्रिया पूरी करने और कार्य आवंटन में करीब 1.5 से 2 माह का समय निकल जाएगा। इसके बाद दिसंबर-जनवरी में सड़क निर्माण का काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से शासन स्तर पर बजट होने में देरी हो रही है, जिसका नुकसान जो है कहीं न कहीं जनता को इसका भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में साफ हो चुका कि जिस तरीके से विभागों में जो खर्च होने वाला जो रुपए का पैसा है वो किस तरीके से एक बजट खर्च किया जाएगा, क्योंकि जब 5 समय बीत जाएगा तो निश्चित तौर पे वो पैसा भुगतान सही से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो काम जनता के हैं, जो नाली हैं, सड़कें हैं, जिनका आवंटन में कार्य होना था वो कहीं ना कहीं धीरा होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शासन स्तर पर इसकी कब पुकार सुनी जाएगी, कब बजट की तिथि जो है वो निर्धारित की जाएगी कि एक ही तिथि में पूरा बजट जो है आवंटन हो जाए। जैसा कि यूपीए के आशीष यादव ने एक गुहार भी लगाई थी, कुछ दिन पहले एक पत्र भी लिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों पर भी जो है पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट इस समय टेंट और रोशनी से जगमगा रहा है, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर पुस्तकों का विशाल मेला लगाया जा रहा है। लखनऊ में गोमती पुस्तकालय गोमती पुस्तक महोत्सव का आगाज 9 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेगा। इस पुस्तक महोत्सव का समय सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक होगा। आपको यह भी बता दें कि इस मेले में कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी यह निःशुल्क होगा। प्रकाशक और कार्यक्रमों का आयोजन इस पुस्तक महोत्सव में लगभग 1000 प्रकाशकों की पुस्तकें और इन किताबों के लेखक भी मौजूद होंगे। इस मेले में आने से आपको अपनी पसंदीदा किताब के साथ साथ अपने प्रिय लेखक से भी मिलने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के नाम पहले से तय हैं, जैसे किताब गली, बाल मंडप, लेखकगंज, बाल फिल्म महोत्सव, रचनात्मक लेखक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। खास बात यह है कि बाल फिल्म महोत्सव में बच्चों के लिए उनके बचपन पर आधारित फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मगर जो ऑनर्स कॉर्नर है उसमें और यहाँ मेरे समक्ष बैठे सभी मीडिया के बंधु, लखनऊ के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि एनबीटी ने अपने इस गोमती बुक फेयर के लिए, पुस्तक महोत्सव के लिए लखनऊ को चुना है और यहाँ स्थल गोमती नदी के तट पर है। हम लोग अभी वहाँ पर मौके पर देख कर आए हैं कि किस तरह से आपने तैयारियां की हैं। एनबीटी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि लखनऊ को एक डेस्टिनेशन के रूप में आपने चिन्हित किया और यहाँ पर इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो 9 तारीख से भी शुरू होगा और 17 नवंबर तक चलेगा। हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी के लिए किताबों का अपने अपने दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। बच्चे जहाँ अधिकतर चीजें खेल खेल में सीखने की कोशिश करते हैं, युवा अपनी जानकारी को बढ़ाकर अपने कैरियर या जीवन को खुशहाल करने की कोशिश करते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए और अपने समय को सही रूप में व्यतीत करें, इसके लिए पुस्तकों का पाठन करते हैं। Connected to writing and arts.
तो बहुत हमारे विरासत में जाने माने लेखक है, आर्टिस्ट है, डांसर्स है, कवि है काफ़ी, और वर्तमान में जो अलाइव एंड किकिंग राइटर्स भी काफ़ी सारे मेरे ख्याल से इस शहर में हैं। पढ़े लिखे लोगों की समाज है, पढ़ने चाहते हैं यहाँ के लोग, दे वांट टू रीड। सो ये जो बुक फेस्ट है, इसकी हम लोग बहुत जस्ट फर्स्ट एडिशन हुआ था 2 साल पहले, तब से इसको सपोर्ट करने की प्रयास किया है एमबीटी को, और प्रशासनिक रूप से जो भी इसमें मदद कर सकता है, लोकल बॉडी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन और हमारे परिवहन विभाग जैसे जो आवश्यक सभी जोड़ के इसका समर्थन और सहयोग देने के प्रयास करते हैं। बुक फेस्टिवल की एक अहम चीज़ ये है, बिकॉज वी हैव अराउंड 1000 के ऊपर पब्लिशर्स इसमें भाग ले रहा है इस बार, 200 से अधिक स्टॉल्स इसमें लग चुका है, और 50 से अधिक जाने माने अच्छे राइटर्स इसमें खुद आके जनता से रूबरू होंगे, वो अपने इंटरव्यूज होंगे। तो हमारे खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो जो लेखक है, जो साहित्यकार है, जो कवि है, उनको व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले और उनसे बातचीत कर पाए। एक अच्छा चीज़ ये भी है कि दे हैव एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो बच्चों की मूवी फेस्ट है, तो जो कि मेरे ख्याल से इस एडिशन में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, तो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मूवीज देखने का मौका भी बच्चों को मिल जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बाराबंकी से है, जहां जीआरपी पुलिस ने यात्रा के दौरान गायब हुए लाखों रुपए की कीमती मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जीआरपी एसएचओ देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने मोबाइल स्वामी को उनके फोन को सौंपा है। मोबाइल स्वामी ने जीआरपी पुलिस का आभार जताया और धन्यवाद दिया है। जीआरपी एसएचओ ने बताया कि बरामद मोबाइल की कीमत करीब 7.25 लाख रुपए है। ये हमारी टीम को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद मोबाइल बरामद किया है, और इसके लिए उच्चाधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। हमारी टीम ने अच्छा काम किया उत्साहवर्धन के लिए। क्या कुछ उत्साहवर्धन है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, क्या कुछ इनाम? अब इसके लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए जहां बर्रा 2 निवासी आकांक्षा तिवारी ने अपने पति अमित शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वह पूर्व में 5 शादियां कर चुका है, और उन्हें जब इसकी जानकारी हुई तो उनके विरोध स्वरूप उन्हें गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। ससुराल पक्ष के लोग भी अमित के साथ मिले हुए हैं और अमित की शादियां करवाकर दहेज के दम पर पूरा परिवार पल रहा है। जो मांग पूरी नहीं कर पाता है उसे तलाक देना, जान से मारने की कोशिश करना और आपत्तिजनक निजी तस्वीरों के जरिए समाज में बदनाम करना उन्होंने पेशा बना लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आकांक्षा तिवारी ने विगत 11 मार्च 2024 को इवेंट में एंकरिंग करने वाले अमित शर्मा के साथ आर्य समाज हीरागंज में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली थी। शादी के समय सोने चांदी के कुछ जेवर और घरेलू इस्तेमाल का सामान भी उन्होंने जुटाया था। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालियों का रंग ढंग बदलने लगा और उन्होंने आकांक्षा से बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करना शुरू कर दी, जिसका उन्होंने विरोध भी किया। पीड़ित न्याय के लिए अब दर दर भटक रही है, पर पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर क्वीर प्राइड मार्च का आयोजन कर रहे हैं। यह एक स्वाभिमान यात्रा होगी जिसमें मुख्यतः 3 आपको बता दें तृतीय लिंग के व्यक्ति शामिल होंगे। ये मार्च दोपहर 1:30 बजे से बड़ा चौराहा से निकल कर वीआईपी रोड होते हुए नाना राव पार्क परिसर में लगभग 4:30 बजे समाप्त होगी। इसकी समाप्ति पर हम एक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। इस संबंध में मीडिया या छायाकार को कवरेज करने के लिए अभिलाषी है। इसका आयोजन कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन अधिनियम संख्या 21/2018 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाना है। आपको बता दें LGBTQIA सुंदर की प्रकृति की सुंदर बहुरूपता को दर्शाता है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारतीय संघ के मामले में इनके अस्तित्व को प्राकृतिक और वैधानिक घोषित करके इनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अदालत और सरकार की सतत कोशिशों के बाद भी समाज में इन्हें काफी विषमताओं भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये यात्रा इसी संबंध में आम जनता में संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित की जा रही है। आई एम सलमा ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज कानपुर डिस्ट्रिक्ट में आज प्रेस वार्ता हो रही है। क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से प्राइड वॉक 10 तारीख को निकाला जाएगा, जिस प्राइड वॉक का उद्देश्य देश और प्रदेश की जनता को, कम्युनिटी को जागरूक करने के लिए हम और हमारा समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय क्यों पिछड़ा है, पिछड़े से बाहर आना और जो पिछड़ा सोचते हैं उनकी पिछड़ी सोच को उसको जागरूक करने के लिए हम लोग ये रैलियां निकालते हैं। आज हम लोग कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कानपुर का अपना सेकंड कानपुर कोई प्राइड परेड होने जा रहा है, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि दिनांक 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को हो रही है। दोपहर 12 बजे से बड़ा चौराहा नियर बाई जेडस्कर मॉल कचेरी के रास्ते होते हुए नारों पार्क फूलबाग तक ये मार्च पूरा जाएगा, जिसमें पूरे समुदाय के लोग होंगे, उनके सपोर्टर्स होंगे, समाज सेवी संगठन होंगे, इस तरह के लोग इस प्राइड परेड में शामिल होंगे। इस बार आप जितनी आई कानपुर में प्रेजेंटर की ओर से यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा का क्या मेन संदेश क्या है? इस कार्यक्रम का मेन इस बार की जो थीम हम लोगों ने रखी, उमड़ते 100 करोड़ अभियान के तहत रखी है। उमड़ते 100 करोड़ फॉर डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन के तहत ये हो रहा है। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले वर्ष जनवरी से प्रारंभ होने वाले संसार के सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे प्लास्टिक मुक्त बनाने के प्रयासों के तहत स्थानीय अधिकारियों ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ अगले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होगा। इस महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शहर के अधिकारियों ने अभियान की शुरुआत की है। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छठ पूजा अनुष्ठानों के लिए संगम घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और सफाई बनाए रखने का संदेश देने के लिए जिला प्रशासन ने एक नाटक का आयोजन किया। इस बार हम महाकुंभ को और अपनी पावन प्रयागराज की धरती को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। उसी कड़ी में यहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम हुए थे, जो कि जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम हुए थे। पूरे शहर में अब यह कार्यक्रम फैलेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश जो हम सभी के लिए है, आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि यदि आप गंगा और यमुना जो हमारी पूजनीय नदी हैं उनको माँ स्वरूप मानते हैं, तो किसी प्रकार से प्लास्टिक का प्रयोग, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ये अपील हम सबने हमारे प्रयागराज के निवासियों से की है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन जो है, उस पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। घर से आप अपने कपड़े का बैग लेके चलें। जब भी कोई शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रोसरी के लिए खरीदने के लिए जाते हैं, पंसारी की दुकान पे जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये मुहिम सफल हो पाएगी। और साथ साथ 8 तारीख से हम लोग अभी अतिक्रमण के विरुद्ध और प्लास्टिक पॉलीथीन के विरुद्ध जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है अभियान भी चलाने जा रहे हैं। प्लास्टिक भगाइए और राक्षस को भी भगाइए। साथ ही श्रद्धालुओं से महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लेने की भी अपील की गई। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला अगले साल 14 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से, जहां मुरादाबाद रेलखंड पर खड़ंजा
आपको बता दें खरंजा गांव के पास वंदे भारत पर पथराव की घटना सामने आई है। आरोपी को मौके से लक्सर आरपीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहनवाज ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाला आरोपी सलमान पुत्र शहनवाज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरपीएफ पुलिस ने 153 रेलवे एक्ट में किया है मुकदमा दर्ज। देहरादून से लखनऊ जा रही थी वंदे भारत ट्रेन। तो लक्सर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में पथराव करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सलमान पुत्र शहनवाज को जीआरपी पुलिस ने, आपको बता दें आरपीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 153 रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आरोपी को मौके से लक्सर आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। सलमान पुत्र शहनवाज को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून का बिल लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। इतना ही नहीं, सीएम धामी का कहना है कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही लैंड माफिया पर एक्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार ने राज्य हित में कई निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही 5000 से अधिक जो सरकारी जमीन जो गैरकानूनी रूप से कब्जे में थी उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले बजट में सख्त भू कानून का बिल लाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखने का दावा किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस अभियान के तहत प्रदेश की 5000 से भी अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट सत्र में एक सख्त भू कानून भी लाने की सरकार तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार का ध्यान राज्य के असली मुद्दों पर नहीं है। सरकार यूसीसी और धार्मिक मुद्दों पर ध्यान दे रही है। वहीं यूकेडी ने तो यूसीसी के विरोध में आंदोलन भी शुरू कर दिया है। साथ ही सरकार से यूसीसी हटाकर राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग की है। प्रारंभ हुआ है और ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभियान चलेगा और पूरे राज्य के अंदर कहा है जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है चाहे किसी प्रकार का भी अवैध वो अतिक्रमण पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। जो कब्जा है उसको मुक्त कराया जाए। हमारा अभियान चलेगा, जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दूंगा। और राज्य के अंदर आप देख रहे हैं प्रदेश की जनता सख्त भू कानून मांग रही है, प्रदेश की जनता रोजगार मांग रही है, प्रदेश की जनता पीने का पानी मांग रही है, प्रदेश की जनता मरते हुए लोग जो एक्सीडेंट में हैं वो एक्सीडेंट में लोग न मरें, यातायात की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को बसें मिलें, सड़कों की हालत दुरुस्त हो, वो मांग रही है। सरकार यूसीसी का राग अलाप रही है। सरकार को कुछ नज़र ही नहीं आता। सरकार को मतलब ही नहीं है अच्छी सड़क से, अच्छी परिवहन व्यवस्था से। सरकार को मतलब ही नहीं है लोग जाए भाड़ में, लोग मरते रहें। सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, यूसीसी करना है, सरकार को मंदिर मस्जिद करना है, लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है, थूक जिहाद करना है। देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है उत्तराखंड क्रांति दल का, ये यूसीसी को सरकार लागू कर रही है और इसके पीछे सरकार की मंशा ये जो मूल निवास और भू कानून का जो आंदोलन चल रहा है पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरी उत्तराखंड की जनता उसको दिलों में जगह ले चुकी है। उसको घबरा करके मुख्यमंत्री जी उस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मूल निवास को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, भू कानून को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी लागू होगी तो जो व्यक्ति 1 साल उत्तराखंड में प्रवास करेगा वो यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा, उसको पूरा अधिकार दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी।
इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शासन के वरिष्ठ अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। सीएम के निर्देश पर राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्य सचिव ने भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त के साथ ही भूमि खरीद संबंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर रिपोर्ट तलब की। मंत्री लगातार आंखों में धूल झोंक रहे हैं उत्तराखंड की। पहले केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का खुद शिलान्यास करके आते हैं और उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाते हैं कि कोई 4 धामों को टच नहीं करेगा, कोई कहीं कोई मंदिर नहीं बनाएगा। अब जितना भी खेल खिलवाड़ हुआ है हमारी भूमि के साथ, वो आपकी सरकारों में हुआ है और अब आप ही कह रहे हैं कि आप सख्त भू कानून लाएंगे। जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी और तब भी हम टिप्पणी करेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी सरकार से ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जितने भूमाफिया हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय यदि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए हैं और सबसे ज्यादा बंदर बांट और कब्जा यदि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ तो वो धामी जी के कार्यकाल में हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि यूसीसी को अभी तक विपक्ष ने ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं और देखा नहीं, क्योंकि अभी तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे अमेंडमेंट और करने बाकी हैं और सरकार उनको करने जा रही है और बहुत ही सशक्त ये बनने जा रहा है, जिसमें यूसीसी में तमाम हमारी चाहे महिलाएं हों, हमारे बुजुर्ग हों, हमारे युवा हों और इस प्रदेश का जो चहुमुखी विकास करने का जो कार्य यूसीसी के माध्यम से भी जो सरकार करने जा रही है, मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया। क्योंकि वो तो पहले से ही संकल्पित थे इस बात के लिए। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने पहले ही कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे और प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देने का काम करेंगे। तो विपक्ष को शायद ये बातें हजम नहीं हो पा रही हैं और उन्होंने अभी तक इसका पूरा ड्राफ्ट देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है और पहले से पहले ये ऐसे एक निर्णय लेकर के विपक्ष लेकर के चल रहा है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां भाजपा यूसीसी समेत अन्य सख्त कानून बनाने को सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार पर प्रदेश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है? क्या सरकार प्रदेश के असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? देखना होगा मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल पर कब उतरती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बीच उत्तर प्रदेश की सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा एक्शन लिया है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीतापुर में हटाए गए हैं हरगांव सीएससी के अधीक्षक। तो सीएससी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएससी अधीक्षक को हटाया गया। 1 माह के वेतन को भी रोकने के आदेश डिप्टी सीएम के द्वारा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ स्टाफ नर्स सीएससी से हटाने के साथ सभी का 1 माह का वेतन रोका गया है। इन सभी स्टाफ के लोगों पर कार्रवाई हुई। 2 ट्रेनी फार्मासिस्ट के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सीतापुर सीएमओ से 4 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। तो डिप्टी सीएम के द्वारा ब्रजेश पाठक के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सीतापुर की हरगांव सीएससी पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएससी हरगांव में नसबंदी ऑपरेशन का वीडियो वायरल का यह मामला, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने बड़ा संज्ञान लिया है। महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था और इसका संज्ञान डिप्टी सीएम ने लिया है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और सीतापुर में हुए इस सीतापुर से ये खबर जिसको के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है। सीएससी हरगांव के अधीक्षक हटाए गए हैं और अन्य स्टाफ पर भी कार्रवाई की गई है। 1 माह के वेतन भी रोकने के आदेश दिए गए हैं। दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ सीतापुर से जुड़ गए हैं। दीपक, सीतापुर की घटना का मुख्य आपको बता दें, डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है और बड़ी कार्रवाई की है। दीपक,
आपको बता दूं कि सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरगांव के ओटी कक्ष में महिला पे नसबंदी से संबंधित वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले में संज्ञान लिया और संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। वहीं हरगांव सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर नितेश वर्मा को स्थानांतरित करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरिया भेज दिया गया है। वहीं इनका 1 माह का वेतन रोकते हुए 3 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। इसी अस्पताल में तैनात स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद का भी 1 माह का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्टाफ नर्स राधा वर्मा, वार्ड आया कल्पना को हरगांव केंद्र से हटा दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा में इन लोगों को तैनाती दे दी गई है, लेकिन सभी का 1 माह का वेतन रोक दिया गया है। 2 ट्रेनी फार्मासिस्टों के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिनका नाम सत्यप्रकाश और अवस्थी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में के न्यूज ने प्रमुखता से इस मामले की खबर को ट्वीट के माध्यम से और प्रकाशन करके खबर को दिखाया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया और यह बड़ी कार्रवाई हुई है। जी दीपक, ये बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई थी। कुल मिलाकर अधीक्षक के अलावा कुल कितने स्टाफ के कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है? अधीक्षक के सिवा एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समेत एक वार्ड आया, एक स्टाफ बॉय और साथ में 2 ट्रेनी जो फार्मासिस्ट थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर कुल अन्य 4 लोगों पर भी कार्रवाई की गई है, जिनमें 2 लोगों पर FIR के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी लापरवाही जिस पर डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है, के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। सीतापुर में ये बड़ी लापरवाही सामने आई थी। नसबंदी का, महिलाओं की नसबंदी का वीडियो वायरल होने के बाद घटना का डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया और CSC हरगांव के अधीक्षक पर कार्रवाई की, उनके 1 महीने का वेतन रोका है और अन्य स्टाफ पर भी यह बड़ी कार्रवाई की है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का